हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेन एंड लाइन के बीच जो कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन होती है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। हमें क्या करना है, अगर एक प्लेन और एक लाइन की इक्वेशन दी गई है तो हम उसके बीच का एंगल कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कंडीशंस गिवन है, गिवन हमें दिया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी इज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई? इक्वेशन हो गई लाइन की। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बात क्या करनी है, इनके बीच के एंगल के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने एक फिगर बना लिया, ये इक्वेशन किसकी है? ये प्लेन है। ठीक है, ये क्या है? ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू टी। तो आपको मालूम इस प्लेन में एन जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल। ओके, नाउ अब बात करनी है कि अगर एक लाइन है इस प्लेन को कहीं कट कर रही होगी और कुछ स्टेप्स हमने ड्रॉ कर दिया इसको। ठीक है, मतलब इस टाइप से ड्रॉ किया है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है उसी से वो पास हो रही है। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते थे तो नॉर्मल यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन है। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन है बी वेक्टर, क्योंकि ए एक पॉइंट है और बी क्या है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, इस लाइन और ये जो प्लेन है, ये प्लेन की डायरेक्शन ये है ना, प्लेन तो ऐसा है, तो इस प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, दिस वन थीटा। ओके, हमें बात क्या करनी है? थीटा के बारे में। तो अगर ये थीटा है तो एक चीज आप देखिए कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर एन है। तो वेक्टर बी और एन के बीच का जो एंगल आएगा दैट इज 90 माइनस थीटा। ओके, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहें तो हमें पता है कि कॉज को यूज किया जाए तो कॉज 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड एन वेक्टर। ओके, एंड कॉज 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा sin theta is equal to b vector dot n vector upon in magnitude of b vector and magnitude of n vector। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? sin थीटा। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए sin थीटा का यूज होता है यहां पर, क्योंकि थीटा एक्चुअल में एंगल ये है और हमें थीटा निकालना है तो sin को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज देखनी है कि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं जहां पे लाइंस के बीच का एंगल निकाला था, प्लेन्स के बीच का एंगल निकाला था, सभी जगह कॉस का यूज किया था। केवल एक ही केस ऐसा होता है जहां पे हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जब भी यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? आप साइन थीटा का यूज करेंगे। और ध्यान रखिए डायरेक्शन क्या है? बी लाइन की डायरेक्शन है और एन जो है वो प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो इन दोनों से हम एंगल के बीच की बात कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में होती, यही इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में होते तो क्या करते? बस समझ आई? तो अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में होता तो इक्वेशंस को कैसे लिखते? प्लेन कैसा होता? प्लेन को हम लोग लिख रहे होते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0।
लाइन की इक्वेशन हमने लिखा होता है x माइनस x1 अपॉन, हमने यहां पे लिख लिया a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ओके, बात समझ में आ रही? अब आपको ये पता है कि ये जो ABC है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है n वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? n वेक्टर को। ये जो A1, B1 एंड C1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइन, दैट इज द B वेक्टर। अगर हम इससे मैच करने की कोशिश करें, B वेक्टर ये रिप्रेजेंट हो रहा है और n वेक्टर आपको ये पता है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो n आपको मालूम है a, b एंड c, और इसका अगर डॉट किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन इन रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड इन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल की। तो कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक चीज बात समझ में आ रही? साइन 90 1। इन दिस केस b vector dot n vector is equal to in magnitude of b vector and n vector। बात समझ में आ रही है? एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब लाइन और प्लेन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हो गए तो n और b के बीच का डॉट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो थीटा 0, और थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन की वैल्यू 0, और साइन 0 तो कंप्लीट 0। तो ये कंप्लीट वैल्यू आकर के 0 हो जाएगी। मींस b डॉट n के बारे में अगर बात की जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये कंडीशन फॉर पैरेलल हो जाएगा। कंडीशन पैरेलल की हो जाएगी। यहां पे कंडीशन किसकी होगी? परपेंडिकुलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है केस जब आपको एंगल निकालना होता है किसके बीच में? लाइन एंड प्लेन के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक बेसिक से प्रॉब्लम की। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x plus 1 upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z minus 3 upon 6 and plane 10x plus 2y minus 11z is equal to 3। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके प्लेन और लाइन के बीच का एंगल जो होता है उसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि साइन थीटा की वैल्यू होती है b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन इन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड n वेक्टर होती है। चलिए, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? v वेक्टर। डायरेक्शन क्या है? 2, 3 एंड 6। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये डायरेक्शन ऑफ लाइन होता है। एंड n वेक्टर, n क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। ठीक है, तो वैल्यू क्या है? 10 है, 2 है एंड -11 है। इन वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा b डॉट n मतलब 20 हो गया प्लस 6 माइनस 66 डिवाइड बाय इन रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 4, 9, 36 एंड इन रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 100 प्लस 4 प्लस 121। ठीक है, तो वैल्यू देखिए ऊपर क्या आ गई? 26 हो गया और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो वैल्यू देख सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? -40 डिवाइड बाई ये वैल्यू आ जाएगी 36, इसका 7 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 225 आ रही है, वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। तो यहाँ देखिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है और हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन ये कोशिश करते हैं कि एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल क्या हो रहा होगा? एक्यूट एंगल हो रहा होगा। और एक्यूट एंगल कैसे? एक चीज समझ लीजिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर प्लेन है और लाइन के बीच की बात हो रही है तो इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में? लेकिन अगर देखा जाए तो इसी प्लेन के साथ ये भी एंगल बन रहा है। इस प्लेन के साथ क्या हो रहा है? ये भी एंगल बन सकता है। तो हम लोग ऑब्ट्यूज के बारे में बात ना करते, हम लोग बात किसे करते हैं? एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेंगे। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखिए, 15 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स और यहाँ पे आ गया 8 टाइम्स, तो वैल्यू आ गई 8/21। दिस वन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या किस एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, ओके। तो ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, फॉर्मूला अटेम्प्ट करना आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइंस। 2 लाइंस दी हुई है हमें जिसके पैरेलल प्लेन है और एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है तो बहुत सिंपल सी कंडीशंस के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। अगर प्लेन की इक्वेशन अगर किसी एक पॉइंट से पास कर रही है तो हम लोग क्या लिखते थे, दिस वन द बेसिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसके नॉर्मल की डायरेक्शन आपको n वेक्टर दी हुई है। तो एक पॉइंट आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया है, पॉइंट आपको मालूम है, दिस वन a वेक्टर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की जगह डायरेक्शन के बारे में पता चल जाए तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिगर समझ लेते हैं। ये प्लेन है, ठीक है। अब ये तो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें जो है ना इनकी डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल तो है प्लेन के, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है। तो एक लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी, लेकिन दोनों ही क्या होंगी, दोनों लाइनें कुछ ऐसी हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेन है उसके पैरेलल लाइंस जा रही हैं और दोनों ऐसी जा रही हैं, ठीक है, दोनों कुछ ऐसी जा रही है। ये प्लेन हो गया, इसके पैरेलल ये दोनों लाइनें हैं। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या नहीं भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो क्या होगा, ये प्लेन इसके पैरेलल लाइन जा रही है और एक दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, इसके ऊपर से जा रही है। तो अगर उसके ऊपर से लाइन जा रही होगी, ठीक है, तो बात ये हो रही है कि अगर हम इन दोनों लाइनों का, जैसे कि लाइन है और ये लाइन, इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं b1 है, इसकी डायरेक्शन b2 है, ठीक है। ये जो प्लेन है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, a वेक्टर से पास हो रहा है, और इनके पैरेलल क्या है, b1 और b2 लाइंस हैं, ठीक है। तो अगर हमें n वेक्टर के बारे में बात करनी पड़े तो n हम कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, n वेक्टर इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 से। बात समझ में आई? अगर दोनों ही पैरेलल हैं और दोनों एक दूसरे के अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही होंगे या नहीं भी कर रही हैं, तो उसके क्रॉस करेंगे तो कहां निकल जाएगा, वो एक पैरेलल, वो परपेंडिकुलर निकल जाएगा इस प्लेन के, ठीक है। तो ये जो n वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज b1 क्रॉस b2। तो सिमिलरली आपको यही काम यहां करना है कि यहां पे जो डायरेक्शन दी हुई है लाइन की, इसको मान लीजिए b1 ले लिया है, दैट इज 3 - 1 एंड 2, एंड b2 लिया है 1 2 एंड 3, 6 + 1 7, ठीक है। आप 7 कॉमन ले सकते हैं, वैसे आएगी -i -j और +k। ये n वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू क्या है, n वेक्टर की है। अब हमें इक्वेशन क्या निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर -a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। या आपको पता है r डॉट n इज इक्वल टू लिख सकते हैं a डॉट n, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम क्या लिखें, r वेक्टर डॉट n वेक्टर की वैल्यू क्या है, 7 टाइम्स। तो ये 7 टाइम्स हमने बाहर निकाल दिया, -i -j और +k इज इक्वल टू a डॉट n। तो a डॉट n की बात की जाए, देखिए ये n है, a यहां पर है, तो इसका डॉट किया जाए तो देखिए 7 को बाहर किया हमने, ठीक है, -1 है, 4 है, वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 -1 +1 हो जाएगा, एंड +1 एंड 2, वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 हो जाएगी। ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, r वेक्टर डॉट -i -j +k इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -1, ठीक है।
तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है कि इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द टू गिवन लाइंस, पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने समझा दिया आपको, तो बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों लाइनें क्या है, प्लेन के पैरेलल हैं, तो प्लेन के अगर पैरेलल कुछ ऐसी होंगी तो इन दोनों का ही क्रॉस कर दिया है। अगर ये मान लीजिए लाइन एक दूसरे के ऊपर भी है तो इसको हमने इस टाइप से दे दिया, क्रॉस किया तो कहां डायरेक्शन मिल गई मुझे, इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मिल गई। तो इस चीज को आपको केवल समझना है, बाकी सारी चीजें तो बहुत आसान है, क्योंकि पॉइंट आपको दिया हुआ है, एन वेक्टर अगर मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 0 -1 3 2 2 एंड पैरेलल टू द लाइन x -1 upon 1 is equal to y -1 upon -2 is equal to z -2 upon 3। मतलब एक लाइन के पैरेलल है और 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो कंडीशन कुछ इस टाइप से समझ लीजिए, एक प्लेन है जो कि 2 पॉइंट a और b से पास हो रहा है, a b से पास हो रहा है, और ये प्लेन जो है ना एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। प्लेन और लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो लाइन जो दी गई है, लाइन की डायरेक्शन जो दी गई है वो है b वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 -2 एंड 3। ठीक है, ये डायरेक्शन है b की। a b आपको पता है, ओके। तो a b अगर मालूम है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर a b वेक्टर मालूम हो जाए, a b वेक्टर मालूम हो जाए तो हमें निकालना है क्या, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए बी के नॉर्मल की डायरेक्शन निकालनी है, दैट इज एन वेक्टर। अब एन वेक्टर क्या हो सकता है, सोचिए ये एन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए कि अगर ये प्लेन जो है उस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन को अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करें इधर, तो लाइन कुछ ऐसी हो सकती है, इस टाइप से ना दिखा करके इस टाइप से दिखाते, लाइन इस टाइप से, इस टाइप से। मतलब इस प्लेन की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की बात करें, अगर प्लेन की जो डायरेक्शन है, एक्चुअल में प्लेन के नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लेन की जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन जैसे 1 -2 3 होंगे। बात समझ में आ रही है, प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, क्योंकि पैरेलल टू लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होने चाहिए, 1 -2 एंड 3 है। अगर ये पैरेलल हो रही है तो इस वेक्टर का और AB के साथ क्रॉस कर दिया जाए, इस लाइन और AB का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो N वेक्टर फाइंड आउट हो सकता है, AB क्रॉस B वेक्टर। ये बात समझ में आ रही? तो N वेक्टर अगर मालूम हो गया तो हमें पॉइंट तो दिए हुए हैं, ऑलरेडी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट से में से किसी भी एक पॉइंट से काम चल जाएगा अपना, और N की वैल्यू हमने मालूम कर दी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इसकी कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 2 point A vector and a B vector and parallel to line, parallel to line हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, A R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर इज। इसको डायरेक्ट लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज R वेक्टर माइनस कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, डॉट n के लिए बात कर रहे हैं तो n मतलब इन दोनों पॉइंट का बीच का AB, तो AB को क्या लिख सकते हैं, B माइनस A क्रॉस B वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन B1, ये लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, R माइनस A डॉट दिस वन द वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है B वेक्टर इज इक्वल टू है 1 -2 एंड 3। ठीक है, पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, दैट इज A इज इक्वल टू दिया गया 1 0 -1 एंड B वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 3 2 एंड 2। ओके, तो n वेक्टर निकालना है, n वेक्टर निकालना मतलब AB क्रॉस B वेक्टर।
तो n वेक्टर का मतलब ये है ए बी क्रॉस बी। तो ए बी का मतलब हो गया b माइनस ए। ए बी का मतलब क्या हो गया b माइनस ए। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं आई जे के। चलिए बेटा ए बी बताइए, ए बी का मतलब क्या है b माइनस ए। तो दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2 एंड 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ए बी की वैल्यू आ गई। एंड नाउ बी वेक्टर इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 एंड 3। चलिए तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आई कैप के साथ वैल्यू आएगी 6 एंड प्लस 6 12 माइनस j के रिस्पेक्ट में 6 हो जाएगा माइनस 3 तो 3 आ गया प्लस k की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो k की रिस्पेक्ट में आएगा माइनस 4 एंड माइनस 2 मींस माइनस 6। ये वैल्यू किसकी आ गई n वेक्टर की आ गई। जब n मालूम हो चुका है तो इक्वेशन बहुत आसान होगी ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 4i माइनस j माइनस 2k। ठीक है n वेक्टर हो गया। ना प्लेन हो गया r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो r डॉट n इज इक्वल हो गया a डॉट n हो गया। तो r डॉट n की बात करें तो n की वैल्यू है 3 टाइम्स 4i माइनस j माइनस 2k इज इक्वल टू a डॉट n करना है। तो a की वैल्यू देखिए a ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको डॉट करना है मुझे n के साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें n के साथ करना है। यहाँ पे देखिए 3 को बाहर कर सकते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर कर दिया और a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 तो वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। फिर 0 प्लस 0 कर दिया एंड देन माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ माइनस 2 के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस 2 आ जाएगी। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए। सो वी गेट r वेक्टर 4i माइनस j माइनस 2k इज इक्वल टू आएगा 6। और ये वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन आपको चेंज करना बहुत आसान है। i j k की जगह क्या लगाना होता है x y z लगाना होता है। तो ये हो गया r डॉट दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर ये कंडीशन आपको पता है तो चीजें बहुत स्मूथली निकल जाती हैं। मतलब कंडीशन क्या, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स a and b एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ओके, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x plus y minus z is equal to 3, 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equal to 0 and parallel to the line. Okay, तो समझना ये है कि पहली चीज तो जो प्लेन की इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रखी थी। अगर दो प्लेन है और इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रही है, ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को हमने बोला था P1, इस प्लेन की इक्वेशन को बोला था P2 और इस इक्वेशन को हमने बोला था P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, याद होगी कंडीशन आपको कि अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली प्लेन की जो इक्वेशन होती है दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा टारगेट तो पहले ये है कि हम प्लेन की इक्वेशन को लिख लें इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर जो P1 दिया गया है दैट इज 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3, या इसको माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लें। ठीक है, एंड अब P2 जो दिया गया है दैट इज 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line of intersection of plane। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या लिखता है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। जस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो वी गेट 2x प्लस y माइनस z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 5x माइनस 3y plus 4z plus 9 is equal to 0. So we get the equation of plane। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो x के साथ क्या आ रहा है
2 प्लस 5 लैम्डा, y के साथ क्या आ रहा है 1 माइनस 3 लैम्डा, प्लस z के साथ वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 4 लैम्डा एंड अ कांस्टेंट -3 एंड अ प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ओके, अब बात करते हैं कि इस लैम्डा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि इस इक्वेशन में अननोन क्या होता है, केवल लैम्डा होता है और इस लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशन दी जाती है। तो अब कंडीशन क्या दी गई है कि भाई ये जो प्लेन है, ये प्लेन है ना, अब ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है। बिल्कुल सिमिलर पिछला क्वेश्चन जैसे हो गया कि एक प्लेन है, दिस वन P1 प्लस का लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 है। अब ये प्लेन जो है किसी एक लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर लाइन के पैरेलल है तो इसकी जो डायरेक्शन है, B जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन देखिए क्या दी हुई है 2 4 5, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और जो प्लेन है, इस प्लेन की जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो आपको पता है, एन वेक्टर क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, ये n वेक्टर हो गया। तो n वेक्टर को हमने लिखा यहाँ पर n वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, 1 माइनस 3 लैम्डा एंड -1 प्लस 4 लैम्डा। ये क्या हो गया n वेक्टर हो गया। अच्छा, ये n वेक्टर हो गया, ये पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये n वेक्टर और b वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या निकलेगा n वेक्टर डॉट b वेक्टर शुड बी 0। ये बात समझ में आ रही है, n वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा 0। तो ये n वेक्टर है, b वेक्टर आपको पता है 2 4 5 है, तो n वेक्टर डॉट b वेक्टर इट शुड बी 0, इंप्लाइज दैट। अब n की वैल्यू है 2 प्लस 5 लैम्डा, b की वैल्यू है 2 प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा, b की वैल्यू क्या है 4 प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा, b की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो एक कंडीशन अब तो आपको पता चलेगी कि हम लैम्डा की वैल्यू को कैसे निकालें। देखिए यहां पर 10 लैम्डा है, -12 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा, ठीक है, प्लस यहां पे आ गया 4 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। यहां देखिए 30 माइनस 12 मीन्स 18 लैम्डा हो गया, ठीक है। और यहां पे कितना आ गया 8 माइनस 5 मतलब 3 हो जाएगा, तो ट्रांसफर किया तो माइनस का 3 हो गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/6 लैम्डा आ गया। और जब लैम्डा निकल आया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगी। तो इस लैम्डा की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। तो पुट लैम्डा इन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। चलिए तो इसको हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं यहां पर कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। x के साथ क्या आएगा x इंटू 2 माइनस 5/6 2 माइनस 5/6 प्लस y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, क्योंकि माइनस है वहां पे -1/6 है तो प्लस 3/6 हो जाएगा, प्लस z के रिस्पेक्ट में देखिए -1 माइनस 4/6 हो जाना चाहिए, क्योंकि 4/4 लैम्डा है। यहां पे वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस 9 लैम्डा है तो -9/6 हो गया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 12 माइनस 5 7 लैम्डा हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 3 9y हो जाना चाहिए, -6 -4 -10z होगा एंड अब 18 हो जाएगा -18 एंड अब -9 -18 -9 -27 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सो दिस वन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बात समझ में आ रही है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चीजों को थोड़ा सा अगर ध्यान से रीड करेंगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं।
ठीक है, सब आपस में एक दूसरे में मैच करते हुए दिख जाते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अगर मान लीजिए कोई भी लाइन प्लेन को कट कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है कि लाइन और प्लेन आपको दिया जाएगा, लाइन एंड प्लेन गिवन है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें, एक प्लेन दिया हुआ है और इसकी इक्वेशन में दिखा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d लिखिए, और इस प्लेन की इक्वेशन देखी जाए, सॉरी लाइन की इक्वेशन देखी जाए, उसने कहां कट किया, l पॉइंट पे कट किया है। कहां कट किया, l पॉइंट पे कट किया है। और इस लाइन की इक्वेशन देखी जाए r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए, तो सिंपल, बहुत सिंपल चीज है कि L जो पॉइंट होता है वो वेरिएबल पॉइंट होता है। तो हम L पॉइंट को R एज्यूम कर सकते हैं लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू के लिए। तो L क्या हो सकता है, लेट L बी a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड इट इज लाई इन प्लेन। ठीक है ना, तो हमें टारगेट क्या है कि हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर L मिल जाए, मुझे लैम्डा मिल जाए, तो L मालूम हो जाएगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो इंप्लाई दैट क्या कर सकते हैं, R की जगह हम पुट कर सकते हैं a प्लस लैम्डा b डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। ओके, नाउ लैम्डा की वैल्यू निकालनी मुझे, तो लैम्डा बी डॉट एन है इज इक्वल टू हो सकता है डी माइनस ए डॉट एन हो जाएगा, डी ए डॉट एन हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप डी माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन लिख सकते हैं। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हम क्या करें, वापस सब्स्टिट्यूट कर दें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस लैम्डा की वैल्यू है b माइनस ए डॉट एन अपॉन b डॉट एन इंटू b वेक्टर इंटू b वेक्टर। ध्यान रखिए यहां b डॉट एन है, नहीं तो आप कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट यहां पे तो नहीं होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल जैसा हमने फॉर्मूले में बता दिया है कि आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है कि आपको इस लाइन के थ्रू एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना होता है, इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना होता है, जिसके थ्रू आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और लैम्डा की वैल्यू अगर मालूम हो गई तो आपको L मालूम हो जाता है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया समझ में आ जाएगा। कार्टेशियन के बारे में बात करेंगे और वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो उसे कार्टेशियन में चेंज कर दीजिए तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, या कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर दीजिए तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से इजी लग रहा है। हमें मोस्टली क्या करना होता है कि हम कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करते हैं, ठीक, आसान हो जाता है। चलिए तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड ऑफ प्लेन दिस। मतलब प्लेन और लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये प्लेन हो गया, एक लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिससे एक पॉइंट P दिया गया दैट इज -1 -5 एंड -10, इसके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब प्लेन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि डिस्टेंस तो तभी फाइंड आउट होगा जब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? प्लेन और लाइन का। तो जो प्रोसेस हमने बताई है उसको फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम इसे कोशिश करने जा रहे हैं कि हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है x अपॉन इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज 3 y अपॉन 4 एंड z अपॉन 2। ठीक है ना? किस पॉइंट से पास करना है? -2 से पास करना है। -1 मतलब +1 हो गया, k का कोफिशिएंट 2 है तो माइनस का 2 हो गया, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक वेरिएबल पॉइंट मिल जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इस टाइप से लिख लिया मैंने, तो अब बात करनी है वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट, अब ये वेरिएबल पॉइंट क्या होता है? जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसको हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल पॉइंट L के बारे में अगर बात की जाए तो L को क्या लिखते हैं? x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहां से देखिए ध्यान से, 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा -1 एंड z की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है ना? पॉइंट L आ गया। अब ये पॉइंट L कहां है? ऑन द प्लेन, तो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ना इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन को भी हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जहां पे भी i j k होता है वहां क्या लिख देते हैं? x y z लिख देते हैं। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस पॉइंट satisfy equation of plane. This implies that x की जो वैल्यू है that is 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y की जो वैल्यू होगी 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z की जो वैल्यू है that is 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। कैलकुलेट कीजिएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू क्या गया? 5। सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा का 0 हो गया तो मुझे वेरिएबल पॉइंट मिल जाएगा। L की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट L मालूम हो चुका है, दैट इज 2 -1 एंड 2। ये पॉइंट आ गया। अब सिंपल सा है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस PL, तो इन रूट ऑफ वैल्यू क्या है बेटा? 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 स्क्वायर होगा प्लस 2 प्लस 10 स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे 9 प्लस 16 प्लस 144 इन रूट ऑफ, और ये कंप्लीट वैल्यू आएगी 30। तो ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैल्यू आ जाएगी 30। सिंपल सा केस था। ठीक है, सीक्वेंस समझ लीजिए। लाइन से आपको वेरिएबल पॉइंट लेना है, वेरिएबल पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो जाएगा, और यहां से हमने इसकी डिस्टेंस निकाल दी। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अपना टारगेट क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहां तक में निकाल दिया है। बात समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 माइनस 2 एंड 3 फ्रॉम द प्लेन x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 5 measured parallel to the line whose direction cosine are proportional to this। मतलब सीधा सा है कि मुझे एक प्लेन से एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस चीज को समझिएगा। अब इस चीज को समझने के लिए क्या करना है कि देखिए, अगर एक प्लेन इक्वेशन दे, देखिए प्लेन दिया हुआ है, इसका मतलब है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? 1 माइनस 2 एंड 3। ये पॉइंट P हमने एज्यूम कर लिया है। इस पॉइंट P से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बट नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट कैसे करनी है? वो उस लाइन के पैरेलल होने चाहिए जिसके डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल है? 2 3 -6। तो एक लाइन है
हमने एक लाइन एज्यूम कर ली कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब ये लाइन है जिसकी डायरेक्शन जो है वह है 2 3 -6, ये डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा। उसके डायरेक्शन को साइन मतलब डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये डायरेक्शन रेशियो है। हमें इसके पैरेलल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हमें इसके पैरेलल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये पॉइंट कुछ होगा यहाँ पे कहीं Q, जहां पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अगर हमें Q मिल जाए, अगर Q मिल जाए तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं PQ, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि हमें Q कैसे मिलेगा, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। फिर क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब PQ लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो इस चीज को समझिएगा, एक पॉइंट तो आपको मालूम है और इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 2 3 -6, इसकी डायरेक्शन के काम कर जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल हमें लाइन ऑफ PQ निकालनी है, तो लाइन PQ अगर निकालनी है तो इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस अपॉन इज इक्वल टू वाई माइनस अपॉन इज इक्वल टू जेड माइनस अपॉन, डायरेक्शन क्या बेटा 2 3 एंड -6 दिया हुआ है, ओके। और पॉइंट दिए हुए हैं 1 -2 दिया तो ऑब्वियसली +2 हो जाएगा, एंड 3 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट Q के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल पॉइंट Q क्या हो सकता है, x के तो देखिए 2 लैम्डा + 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा -2 एंड z इज इक्वल टू आएगा -6 लैम्डा +3 आएगा, ठीक है। x y z की वैल्यू आ गई। अब ये वेरिएबल पॉइंट Q जो है वो प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेम आर्टिकल हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, क्योंकि हमें लाइन मालूम हो चुकी है। अब लाइन मालूम हो गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये सब चीजों के बारे में बात की हुई थी। तो वेरिएबल पॉइंट क्या है, Q निकाल लिया, तो पॉइंट Q लाई ऑन लाइन, सॉरी लाई ऑन प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इंप्लाइज दैट x की जगह क्या पुट करेंगे 2 लैम्डा + 1 माइनस y की जगह 3 लैम्डा -2 प्लस z की जगह -6 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 5। नाउ कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 2 लैम्डा है, -3 लैम्डा -6 लैम्डा मतलब -9 लैम्डा और +2 लैम्डा मीन्स -7 लैम्डा, +1 +2 +3 +3 6 हो जाएगा, और 6 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होना जाना चाहिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/7। अब लैम्डा मालूम हो चुका है, लैम्डा मालूम होगा तो पॉइंट Q निकाल सकते हैं। नाउ पॉइंट Q के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट Q के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो क्या जाना चाहिए और हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट PQ निकालें। चलिए PQ निकालते हैं डायरेक्ट, तो उसका फायदा मिल जाएगा हमें। PQ का मतलब ये हो गया Q - P। चलिए Q - P कीजिए, Q की वजह ये है और P की वजह 1 -2 एंड 3। अगर इससे हम -1 करेंगे, ठीक है, क्या करना है -1 करेंगे, वैल्यू क्या जाएगी 2 लैम्डा। ध्यान से देख लीजिएगा, 2 लैम्डा + 1 है, -1 किया 2 लैम्डा, दिस किया तो वैल्यू आ गई 3 लैम्डा, एंड दिस किया तो वैल्यू आ गई -6 लैम्डा, ठीक है। वैल्यू PQ क्या आ गई। नाउ मैग्नीट्यूड निकालना है PQ, तो PQ का मैग्नीट्यूड निकाल दिया इन रूट ऑफ 2 लैम्डा स्क्वायर मींस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर, मींस ये जो वैल्यू आ गई दैट इज 49 लैम्डा स्क्वायर, मींस वैल्यू आएगी 7 लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है 1/7, तो 7 × 1/7 वैल्यू क्या आएगी 1। तो लेंथ जो आपको निकालनी थी इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस
along द लाइन वो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, आपको इस टाइप से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, एक लाइन से, एक पॉइंट से प्लेन के बीच की डिस्टेंस, आप पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस जो कि प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो सिमिलर इसी टाइप से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलो बात कर लेते हैं अब कुछ छोटे छोटे कंडीशंस के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। ठीक है, अगर एक प्लेन में कोई लाइन लाई कर दे तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन के बारे में। इसे हमने नाम फर्स्ट दे दिया, उसे सेकंड दे दिया है। तो फर्स्ट के बारे में कि अगर एक प्लेन है और उस प्लेन में कोई लाइन लाई कर रही है, ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन अगर मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी है, ठीक है ना, तो अब इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बी वेक्टर की होगी। डायरेक्शन क्या होगी, बी वेक्टर की होगी। और ये प्लेन की इक्वेशन जो है वो है आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू डी है। तो इस प्लेन की जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी वो ये हो जाएगी एन वेक्टर। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर प्लेन के अंदर लाइन है, प्लेन पर कोई भी लाइन है, इस प्लेन पे कोई लाइन है और उसके नॉर्मल की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो जस्ट क्या होगा, उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, वो उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर। तो कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि अगर हम b के साथ n का डॉट करें, b डॉट n अगर कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर ही है तो इस लाइन का जो भी पॉइंट होगा इसके ऊपर, वो सभी के सभी पॉइंट्स कहाँ होंगे, ऑन द प्लेन होंगे, ऑन द प्लेन होंगे। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन का वो सेटिस्फाई करेगा प्लेन को। तो हम एक कंडीशन और लिख सकते हैं यहाँ पर, आर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी। तो ये दो कंडीशन होंगी जिसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइन प्लेन पर लाई करता है। ओके, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी का अगर हम एक सेकंड पार्ट ले लें कि अगर आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट कंटेनिंग द लाइन। अब वो लाइन की इक्वेशन में लिख ली है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लिख लिया, ठीक ना। किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन को कंटेन करता है, तो प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो सिंपल आपको वही कंडीशन, प्लेन लाइन उस पर लाई करता है, लाइन उस पर लाई करता है, तो लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, बी वेक्टर की है। ठीक है, इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट, कोई पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी कहाँ लाई करेंगे, प्लेन पे लाई करेंगे। अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है ए जो कि उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लाइन के लिए है, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, इस पे एक पॉइंट है, अगर हमने इसे ज्वाइन कर दिया ठीक है, आपको एक वेक्टर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये P है। ठीक है, तो अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो प्लेन की इक्वेशन क्या चाहिए, आपको चाहिए नॉर्मल की डायरेक्शन, और नॉर्मल की डायरेक्शन है वो किससे मिल सकती है, AP क्रॉस B वेक्टर। तो N वेक्टर आपको यहां से मिल जाएगा AP क्रॉस B, कि N वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। और सिंपल प्लेन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस, अब ये देखिए दो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास, ए भी है जो कि प्लेन की उससे पास हो रहा है, ये पॉइंट भी है जिससे प्लेन पास हो रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं।
तो हमने लिख लिया ए, या ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर जो कि गिवन पॉइंट है, ध्यान रखिए, कोई भी एक गिवन पॉइंट है, डॉट एपी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन रहेगी। और सिमिलर टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन लास्ट, अब पिछले क्वेश्चन में किया हुआ भी है कि एक प्लेन जो थी उसके पैरेलल कोई लाइन थी, लाइन उसके पैरेलल थी और किसी एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट कंटेनिंग द लाइन, तो आप प्लेन की इक्वेशन इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो पहली कंडीशन क्या थी कि कंडीशन फॉर अ लाइन लाई इन अ प्लेन, फॉर लाई इन अ प्लेन, ठीक है, ये लाई करने की कंडीशन है। और यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन की कंडीशन है कि प्लेन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी। बात करें हम लोग नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसे सीरीज कर लिया जाए। बात करें हम सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, मतलब सीधा सा है कि अगर दो लाइन जो है किसी प्लेन पे लाई कर रही हैं, तो प्लेन पे लाई ही कर रही हैं, इसके बारे में बात करनी है कि वो दोनों लाइनें कहाँ हैं, उस प्लेन से पास हो रही हैं या प्लेन पे लाई कर रही हैं। और देन अगर वो लाई कर रही हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन भी फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दिस वन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें दो लाइनें दी जाएंगी। तो अगर मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने लिखा a1 प्लस लैम्डा b1, एंड द सेकेंड लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब ये दो लाइनें हैं, अब ये दोनों लाइनें क्या है, प्लेन में लाई करनी चाहिए, उसी कंडीशन देखनी है। तो हम लोगों ने एक काम किया कि एक प्लेन ले लिया, ठीक है। अब दो लाइनें हैं, एक लाइन हमने कुछ स्टेप्स ले दिया और एक लाइन कुछ स्टेप्स ले दिया। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों लाइनें कहाँ हैं, वो प्लेन में है, ठीक है। दोनों लाइनें कहाँ हैं, प्लेन में। अगर ये प्लेन में है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो डायरेक्शन है, ये अगर b1 है और दूसरी डायरेक्शन क्या है, b2 है, ठीक है। अब ये दोनों की डायरेक्शन तो आपको पता होगी, पॉइंट्स भी कहाँ होंगे, ऑन द प्लेन होंगे। तो अगर ऑन द प्लेन है तो हमने मान लिया कि ये a वेक्टर है, दैट इज a1, एंड इस पे कोई पॉइंट b है, दैट इज a2 वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि a1 ab को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये एक वेक्टर बन सकता है, जो कि कहाँ होगा, ऑन द प्लेन होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट कहाँ हैं, ऑन द प्लेन है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्लेन पे है, ठीक है। अगर ये प्लेन पे दो पॉइंट्स इस टाइप से हैं, दोनों को ज्वाइन किया तो इस पे जो लाइन बनेगी वो ऑब्वियस सी बात है प्लेन के ऊपर होगी। अगर प्लेन के ऊपर अगर इस टाइप से लाइन बन रही है, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, ये डायरेक्शन क्या है इसकी, b2 है और इधर क्या है, b1 है। अगर हम दोनों का क्रॉस कर दें, इन दोनों क्रॉस कर दें, तो इसको हमने मान लिया n वेक्टर है। क्या मान लिया, n वेक्टर है। तो n वेक्टर कहाँ गया, अब n वेक्टर जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है। अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है जो AB लाइन है विच इज लाई ऑन द प्लेन, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। AB के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सभी कंडीशंस जो हमने एज्यूम की थी कि अगर ये दोनों पॉइंट्स भी प्लेन पे हैं, ये b1 b2 वेक्टर which are also lie on the plane, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, AB वेक्टर डॉट n वेक्टर इट शुड बी 0 अगर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर सारी कंडीशन
हमने जो एज्यूम की हुई है कि ये दोनों पॉइंट भी कहाँ है, ऑन द प्लेन है, ये लाइन भी कहाँ है, ऑन द प्लेन है, तो ये नॉर्मल और ए बी वेक्टर इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ए बी का मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं A2 माइनस का A1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मतलब है B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये डॉट 0 हो गया मीन्स लाइन्स आर कोप्लेनर। ध्यान रखिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, बात समझ में आ रही, लाइन्स क्या हो गई, कोप्लेनर हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। दोनों ही को कंटेन करती है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी प्लेन की अगर इक्वेशन निकालनी है, अगर प्लेन जो है वो दो लाइन को कंटेन करता है, ठीक है ना, तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालने तो हम लोग क्या करना होता है, एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना होता है। तो सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, इसी प्लेन में हमने एक वेरिएबल पॉइंट r कंसीडर कर लिया, दैट इज r वेक्टर, ये प्लेन। ठीक है, आपको ऑलरेडी नॉर्मल की डायरेक्शन पता है, n की वैल्यू क्या है, b1 क्रॉस b2 है, एक पॉइंट चाहिए आपको, तो अब दो पॉइंट है आपके पास, तो आप दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, आप या तो a ले लीजिए या तो b ले लीजिए, काम बन जाएगा। मींस इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। अगर आप करते हैं तो रिजल्ट 0, एक ये हो सकता है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही फॉर्मूले से आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए बात करें थोड़ा हम क्वेश्चन की, और यहाँ जो क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट से पास करा, एंड कंटेनिंग द लाइन दिस, एक लाइन को कंटेन करना है। तो सिंपल, अभी हम लोगों ने बात की हुई थी इसके आर्टिकल के बारे में कि अगर प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन इस पर है, इस लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही होगी, दैट इज ए पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट को देखिए, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 है, 3 है एंड आप -2 है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है -3, 2 एंड 1, ये इसकी डायरेक्शन है, दैट इज अ बी वेक्टर, एंड दिस वन हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर है। ये जो लाइन है वो ऑन द प्लेन है, और ये प्लेन जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट को हमने दे दिया दैट इज आर वेक्टर, वो क्या दिया गया 0, 7 एंड -7। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल टारगेट अपना वही है, n को निकालना है, क्योंकि एक पॉइंट ये भी दिया है, एक पॉइंट ये दिया गया, तो पॉइंट से तो कोई टेंशन है नहीं, दिक्कत किसकी है, n की। तो n निकालना है, तो n निकालने का मतलब ये है कि हमें n वेक्टर चाहिए। तो इसके लिए हमने बताया था अभी कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर लें तो एक AR वेक्टर बनता है, दूसरा B वेक्टर बन जाता है, और अगर हम इसका क्रॉस कर दें, AR क्रॉस B कर दें, तो क्या बन जाता है, N वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो केवल आपको इतना काम करना है, इक्वेशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो सॉल्व किया जाए, चलिए। तो पहला काम ये है कि हमें AR वेक्टर निकालना है, तो R माइनस A वेक्टर कर लेते हैं। तो जल्दी से इसे R माइनस A करिए, तो R 0 -1 1 हो जाएगा, 7 -3 4, -7 + 2 -5। AR वेक्टर आ गए, AR वेक्टर और B वेक्टर, तो हमें N निकालना है, तो N वेक्टर की वैल्यू होगी, देखिए AR 1 4 -5 I J K के लिए 1 4 -5, B की वैल्यू है -3 2 1, -3 2 1। इसे कैलकुलेट कर लेना है, तो I के लिए वैल्यू जो आएगी 4 + 10 14 -J 1 -15 मीन्स -14, प्लस K के लिए देख लीजिए 2 और +12 अगेन 14,
ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि 14 अगर कॉमन ले लिया जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। आई प्लस जे प्लस के हो गया, ये वैल्यू आ गई एन वेक्टर की। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आर माइनस, अब आपके पास दो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों में से कोई भी कंसिडर कर लेते हैं तो इजी। क्या कर लिया जाए, ए वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आर डॉट एन कर सकते हैं इज इक्वल टू ए डॉट एन हो जाएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट एन की वैल्यू जो है दैट इज 14 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के और इज इक्वल टू ए, इन दोनों में से हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं 0 7 एंड -7 डॉट एन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कितना आ गया है 14 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए ध्यान से 14 बाहर 0 7 जे, यहाँ कितना आएगा 7 और यहाँ पे -7 7 एंड -7, तो रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो 14 भी गायब हो जाएगा इधर, तो इक्वेशन जो आएगी प्लेन की, वो प्लेन की इक्वेशन आनी चाहिए आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, या इन कार्टेशियन फॉर्म में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा था, उसी को फॉलो कर दिया। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सेकंड आर्टिकल के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है ये। सो दैट द लाइंस x plus 1 upon -3 is equal to y minus 3 upon 2 is equal to z plus 2 upon 1 and x upon 1 is equal to y minus 7 upon -3 and z plus 7 upon 2 are कोप्लेनर। मतलब पहली बात तो ये प्रूफ करना है कि आपके पास दो लाइनें जो दी गई हैं वो कोप्लेनर हैं। एंड देन आपसे कहा गया आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बता रखा है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई है, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस से हम क्या कर सकते हैं कि जो लाइंस की इक्वेशन लिखी है x plus 1 upon -3 is equal to y minus 3 upon 2 z plus 2 upon 1, ये जो लाइन दी गई है इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट क्या निकला होगा इसका, ये -1 से ज्यादा, 3 और -2 से ज्यादा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है -3 2 एंड 1। ओके, इसकी डायरेक्शन हो गई। सेकंड जो लाइन है अगर उससे हम देखें तो लाइन फर्स्ट हो गई, सेकंड लाइन है x upon 1 इज इक्वल टू y minus 7 upon -3 इज इक्वल टू z plus 7 upon 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम a2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो a2 की जो वैल्यू है 0, यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से -7 आ गया। ओके, एंड अब पॉइंट डायरेक्शन जो है b2 हो गया 1 -3 एंड 2। पॉइंट्स पता हो गए, डायरेक्शंस पता हो गए। नाउ कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ठीक है, ये अभी हमने बात की थी कि हमने क्या कहा था, a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व कर लेते हैं। a2 माइनस a1 देख लिया जाए पहले, तो a2 0, तो वैल्यू आ गई 1, 7 -3 4 एंड -7 ये वैल्यू आएगी -5। ये हो गया a2 माइनस a1। ओके, नाउ b1 -3 to 1, b2 1 -3 एंड 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका रिजल्ट 0 है तो ऑब्वियस बात है कोप्लेनर होगा, नहीं 0 है तो कोप्लेनर नहीं होगा। तो हम देखते हैं 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ गया 4 + 3 मीन्स 7 -4 -6 -1 -7 -5 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 2 हो गया, मीन्स वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई 7 + 28 -35 और हमें रिजल्ट मिल गया 0। मीन्स
लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स क्या होंगी, कोप्लेनर होगी। अब बात होगी कंडीशन कोप्लेनरिटी की होगी। अब बात करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इसके लिए भी बता दिया था अभी मैंने कि आर वेक्टर माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर आप करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो r माइनस का a1, तो r का मतलब ये होता है कि बात आप x माइनस का a1 कर रहे हो, y माइनस कर रहे हो और z माइनस कर रहे हो। ठीक है ना, b1 क्रॉस b2 अगेन वही रहेगा, -3 2 1 1 -3 एंड 2। अब देखिए किस पॉइंट से बात की जा रही है, तो a1 की बात की जाए तो a1 क्या है बेटा, -1 3 -2, तो -1 3 -2 और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन क्या करना है, x + 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, अगेन 4 + 3 7 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 7 आएगी माइनस y - 3 के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, एंड z + 2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। z + 2 के रिस्पेक्ट में 7 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से 7 सब जगह कॉमन मिल रहा मुझे, तो हम लोग 7 को कॉमन निकाल देते, वैल्यू आएगी x + 1, 7 कॉमन निकाला है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y - 3, 7 यहां से भी कॉमन निकाला है तो वैल्यू आ गई z + 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन x + y + z, और देखिए -2 + 2 0, तो ये आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेनिंग दीज लाइन्स। क्लियर है, तो यहां पे हमने दो क्वेश्चन के बारे में बात कर दी, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन दीज लाइन्स। ओके, चलिए तो इस टॉपिक के बारे में ही बात हो गई। अब बात करेंगे हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके, नो प्रॉब्लम।